मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत करते हैं आपके चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। चलिए हम लोग ठीक है ना, लेके आ गए आपके लिए एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले प्रीवियस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ठीक है ना उनका PYQ प्रश्न भी किया था। ठीक है, लगभग 90 प्रश्न PYQ किए थे और बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसी तरह देखिए अब हम लोग वैदिक सभ्यता को भी पूरी अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे गर्दा गर्दा कर देंगे वैदिक सभ्यता को। ठीक है, एक बार पढ़ लेना है दोस्तों, ऐसा पढ़ना है कि जिंदगी भर याद रहे। और हम आपको बोल देते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको एक एग्जाम में नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। मुख्य रूप से अगर देखिएगा ये आपका जो अभी BPSC के थ्रू ठीक है ना AEDU का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद चाहे रेलवे हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, इवन BPSC तक क्वेश्चन लड़ाने का दावा करते हैं दोस्तों। बस आप लोग ठीक है ना बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। चूंकि ये देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी आपको जितना काम का है उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट रहेंगे उसी को हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको वैदिक सभ्यता, ठीक है, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिए थे। ठीक है ना, एक बार आपको अगर यहाँ पे रिवीजन करा दिया जाए तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक बार देखिए तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास में बांटा था। ठीक है ना, आपको एक था प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, एक था आद्य ऐतिहासिक। पीछे वाला रिवीजन करा दे रहे हैं दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक, और एक था आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, पढ़े थे, पाषाण काल को देखे थे, पाषाण काल पढ़ लिए हैं। इसमें बताए थे बाबू आएगा आपका, पहले आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर इसी के अंतर्गत आएगा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ठीक है ना एंशियंट यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न आधुनिक को देखेंगे। ठीक है, तो ये तो रिवीजन हो गया हम लोग ठीक है ना प्रीवियस क्लास में, यानी कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये आपका प्राक ऐतिहासिक खत्म कर लिया है, आद्य ऐतिहासिक खत्म कर लेंगे जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद फिर इधर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। चलिए तो चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए कि देखिए कि इसका जो भी आपका अब से ये जो भी हम आपको पढ़ाएंगे तो ये जो PPT आपको ठीक है ना PDF फॉर्म में ठीक है ना हो सके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे ताकि वहाँ से आप लोग देखकर ठीक है ना इसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी होगा जैसा होगा आपको सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग ने ये देखा था कि सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी और इसमें देखिएगा लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, उसके बाद व्यापार करते थे और बहुत सारे देख चुके थे। लेकिन वैदिक सभ्यता बाबू इससे थोड़ा सा हटके है, वैदिक सभ्यता इसके हटके, भले ही ये आपका देखा जाए ये बाद में आता है, ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता इससे हटके है। तो चलिए देखते हैं आपको, ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है आपका ये अंतर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर एक बार देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे। और चलिए सभ्यता का अंतर तो देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में समझिए कि वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे क्या। तो जैसे हम लोग सिंधु घाटी में सभ्यता में उनका रहन सहन पढ़े थे, उसका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था, ये सब ठीक है ना, वहाँ के लोग कैसे थे। इसमें भी वैदिक सभ्यता में भी हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, उनका कल्चर क्या था, उनका धर्म क्या था, वो लोग किस तरह के राजनीति था, वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा था, महिलाओं का स्थिति कैसा था, यही सब पढ़ेंगे क्या वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात यानी 1500 BC में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 1500 BC में आर्यों का आगमन कहाँ होता है, भारत में होता है, आर्यों का आगमन भारत में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिएगा आगमन की अगर बात करें तो
कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना, तो भारत में आगमन हुआ था। ये देखिएगा मुख्य रूप से अंतर है, तो इधर आपका हो जाएगा कि सभ्यता, इधर है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, समझ में? इधर क्या है दोस्तों? वैदिक सभ्यता, ठीक है। की सभ्यताएं पढ़े हैं कि इसमें क्या था, मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है। और वहीं यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या चला जाएगा, पशुपालन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पशुपालन, यानी कि यहाँ के पहले लोग, ठीक है ना, पशुपालन करेंगे। यहाँ पे द्वितीय व्यवसाय था व्यापार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि करते थे और जो भी अनाज था, खनिज था, उसको, ठीक है ना, व्यापार के रूप में दूसरे सभ्यताओं से, ठीक है ना, लेन देन करते थे। यहाँ पे द्वितीय में कृषि आ जाएगा, जो वहाँ पे प्रथम में था, ठीक है। यहाँ कैसा था, यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और आपको पता है कि ये ग्रामीण सभ्यता आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा। यहाँ लोग पक्के मकान में रहते थे और यहाँ लोग कच्चे मकान में रहेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिपि कैसा था, तो मास, ठीक है ना, मानचित्रात्मक नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे मानचित्रात्मक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे भाव चित्रात्मक होगा। क्या होगा, भाव आत्मक। आ रहा समझ में, कैसा था, भाव चित्रात्मक था। बताएं तो भाव चित्रात्मक क्या है। देखिए अब ये लोग हम पढ़ा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, देख लें। उसमें आपका कॉन्सेप्ट का लगभग 9 वीडियो है और 2 वीडियो है PYQ का, यानी लगभग 11 वीडियो है, ठीक है। ये वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो होने जा रहा है। इसमें देखिएगा कि ये देवनागरिक लिपि था। इसमें इस सभ्यता कांस्य युगीन थी। कैसा थी, कांस्य युगीन थी, यानी कि यहाँ के लोग, ठीक है ना, तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते हैं, मिश्र धातु। और यहाँ पे लौह युग आता है, यहाँ पे लोग लोहे से परिचित नहीं रहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोहे से परिचित होते हैं, लोहे का धरले से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये हो जाता है क्या, लौह युग। इसका प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल होता है, ठीक है ना, कुबड़ वाला बैल। यहाँ पे प्रिय पशु आपका गाय हो जाएगा, गाय, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। इसमें देखिएगा वैदिक सभ्यता में जिसके पास जितना ज्यादा गाय होता है उसको सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता है, ठीक है ना। अभी देखिएगा कि जिसके पास ज्यादा धन हो, जिसका घर, जिसका संपत्ति ज्यादा हो, जमीन ज्यादा हो, ये सब हो, उसको धनी व्यक्ति कहा जाता है। उस समय जिसके पास गाय सबसे ज्यादा था उसको धनी व्यक्ति कहा जाता था। तो लोग गाय के लिए युद्ध करते थे वैदिक सभ्यता में, समझ में आ रहा है कि नहीं, गाय के लिए युद्ध करते थे। अन्य सभ्यताओं का संबंध अगर देखिएगा तो इसका संबंध में, ठीक है ना, यानी कि इसका संबंध देखिएगा मिस्र, ईरान, चीन, और यहाँ पे मेसा नहीं, यहाँ पे पूरा होगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया था। वही इसका संबंध देखिएगा तो इसका संबंध का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि किसका, ठीक है ना, अन्य सभ्यताओं से था कि नहीं। ये पितृ, है ना, ये आपका यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये पितृ सत्तात्मक नहीं था, ये मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक। आ रहा समझ में, मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा महिलाओं की ज्यादा मातृदेवी की मूर्ति मिला है, इसलिए ये क्या था, पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी यहाँ पे पुरुषों का महत्व था। था आ रहा समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये तो समझा दिए। देखिए उसके बाद वैदिक सभ्यता अगर देखिएगा तो वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, को भी 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक। यानी कि अगर देखा जाए वैदिक काल, तो वैदिक काल जो है आपको 1500 BC से 600 BC तक है क्या, वैदिक काल। इसमें क्या है कि वैदिक काल 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब किसी को भी देखिएगा एक मेन होता है, यहाँ पे देखिए कि ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1500 से 1000 BC गया है, 1500 से 1000 BC गया है। और वही उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से इसमें क्या हुआ कि जो समाज चलेगा वो ऋग वैद के आधार पे, किसके आधार पे, ऋग में वर्णित जो भी नियम कानून है उसके आधार पे। उत्तर वैदिक काल में
अन्य चीज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, यानी समझिए एक तरह से ये भी एक चैप्टर की तरह आएगा। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऋग वैदिक काल को, फिर क्या देखेंगे? उत्तर वैदिक काल को। समझ में आ रहा है? चलिए बने रहिएगा। फिर देखिए आपका, हम लोग क्या बोले अभी? ऋग वैदिक काल, ठीक है ना? तो ऋग वैदिक काल में देखिएगा कि यहाँ जो होता है वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन कहलाता है? आर्य। कौन कहलाएगा? आर्य। और आर्य का मतलब क्या होता है? कि आर्य का मतलब होता है आपका, इसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। देखिएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो आप देखिए यहाँ पे कि अर्थ शब्द, यानी ऋग्वेद का अगर देखिएगा कि आर्य शब्द का जो, आर्य शब्द का जिक्र ऋग्वेद में 36 बार किया गया। कितनी बार? 36 बार। कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि 176 बार किया गया है। ठीक है, यानी आर्य शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में कितना? 36 बार। कहीं कहीं और भी बताया गया कि 176 बार किया गया है। वहीं देखिएगा वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? वेदों से मिलता है। ठीक है ना? वेद से किसका? वैदिक सभ्यता की जानकारी। वेद कितना? 4 वेद। ऋग्वेद, ठीक है ना, आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आ रहा समझ में? वेद कितने? 4। वेद कितने? 4। आपको यहाँ पे दिख रहा है कितने वेद हैं? 4 वेद। आ रहा समझ में? अब देखिए ऋग्वेद में, है ना, यानी अब एक एक करके हमको ऋग्वेद देखेंगे, यजुर्वेद देखेंगे, सामवेद देखेंगे और अथर्ववेद को देखेंगे। ठीक है, बाकी देखिएगा अन्य बुक में ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारा जानकारी उसमें दिया हुआ है, लेकिन इतना हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो काम है उतना ही हम आपको बताएंगे जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, ठीक है ना, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। चारों में से सबसे पुराना कौन? ऋग्वेद है। इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है। इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है। देखिए इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है। और तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में देखिएगा थर्ड में आपका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, वही गायत्री मंत्र ठीक है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ठीक है ना, धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है ना, ये क्या है? गायत्री मंत्र है। ये तीसरे मंडल में है। चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता, किसकी चर्चा है? सोम देवता की चर्चा है। समझ में आ रहा है? एवं 10वें मंडल में देखिएगा वर्ण विभाजन है। 10वें मंडल में क्या है? वर्ण विभाजन है। ठीक है, वर्ण विभाजन देखिएगा उस समय का जो वर्ण विभाजन था कर्म पे आधारित था। उस समय का जो वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन 10वें मंडल में है, वो कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। कर्म आधारित कहने का मतलब है इसमें 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4। पहला था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, आ जाएगा वैश्य, चौथा आ जाएगा शूद्र। शूद्र, ठीक है। तो अलग अलग काम, ठीक है ना, जो पठन पाठन का काम कर रहे थे वो ब्राह्मण कहलाएं, जो युद्ध लड़ने का काम करेंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जो व्यापार होंगे बिजनेस करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वैश्य कहलाएंगे। और जो, ठीक है, ये तीनों वर्णों की जो सेवा करेगा सबसे नीचे तबके का आएगा वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। आ रहा है समझ में? आगे चल के बताएंगे कि वेद में आपको बताया गया, ठीक है ना, कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है, ठीक है ना, ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ठीक है ना, सॉरी, ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुआ है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के, ठीक है ना, वहां से हुआ है। व्यापारी का जो है आपका जो वैश्य, उसका जन्म, ठीक है ना, ब्रह्मा के जंघा से हुआ है। और शूद्र है उसका जन्म, ठीक है ना, सबसे नीचे चरण यानी कि पैर से हुआ है। तो ये आपका इसमें देखिएगा 1028 सूक्त श्लोक है। श्लोक है, ठीक है ना, कितना? 1028 श्लोक है। किसमें? ऋग्वेद में। अब यहाँ पे समझिए इसमें आपका इसमें ऋग्वेद में, ठीक है ना, पहला, 9वां और 10वां मंडल, ठीक है ना, पहला और 9वां 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया है। ये क्या जोड़ा गया है? ये बाद में जोड़ा गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, यानी 10 मंडल है उसमें से पहला,
9वां और 10वां, ये जो मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में देखिएगा कि इसके निर्माण में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो उस समय जो, ठीक है ना, विद्वान महिलाएं थी, जैसे आपका हो जाएगा इसमें विद्वान महिलाओं में देखिएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है, अल्पा, घोषा, ठीक है ना, विस्वाटा, सिकता, लोपा मुद्रा जैसी महिलाओं का ऋग्वेद के, ठीक है ना, ऋचाओं में, मंत्र रचनाओं में क्या था, वैदिक मंत्रों की रचना में क्या था, महत्वपूर्ण भूमिका था। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद के बाद सामवेद, देखिएगा, ठीक है ना, ऋग्वेद के बाद क्या आ जाएगा, सामवेद। तो सामवेद में देखिएगा, हालांकि आएगा अजुर्वेद, फिर बात नहीं। सामवेद में देखिएगा कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को, ठीक है ना, ऋग्वेद के बाद सामवेद ही आएगा। सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक, ठीक है ना। जैसे संगीत में क्या है उस समय, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये सब क्या है, संगीत का जनक, ठीक है। तो इसको, ये क्या है, संगीत का जनक है। ये क्या है, संगीत का जनक। 7 सुर समावेश है इसमें, कितना है, 7 सुरों का वर्णन है, कितना है, 7 सुरों का वर्णन है। ये अगर देखिएगा तो ये जो है, ठीक है ना, ये वेद पद शैली में है। किस शैली में है, पद शैली में है। आ रहा समझ में? इसमें देखिए और भी चीज है, आप देखिए और भी अन्य किताब देखिए, ठीक है ना। हम किसी किताब का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन अन्य भी किताब में और भी बहुत चीज दी हुई है, लेकिन जो काम का चीज है बाबू वही हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में देखिएगा इसमें पद एवं गद्य दोनों शामिल है। यजुर्वेद में क्या है, पद एवं गद्य, यानी कि इसमें पद एवं गद्य कहने का मतलब है कि आपका लेटर फॉर्म में भी है, कविता टाइप के भी, कहानी टाइप के भी है, और इसमें कहानी टाइप के भी है और कविता टाइप के भी है, ठीक है ना, गद्य एवं पद दोनों में है, ठीक है। इसमें यज्ञ विधान की चर्चा है, यानी इसमें यज्ञ, देखिएगा यज्ञ विधि, इसमें क्या है कि यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ का नियम, नियम के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि यज्ञ अगर होना है तो इसमें क्या क्या नियम होंगे, ये यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। इससे यही मुख्य पॉइंट है। अब उसके बाद आएगा अथर्ववेद। उसके बाद क्या आएगा, अथर्ववेद, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अथर्ववेद। देखिएगा अथर्ववेद के, देखिएगा तो ये सबसे अंतिम में आया है, से अंतिम में आया है। आ रहा है समझ में? इससे पहले जो आपका आया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको मिला के त्रयवेद कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद सबसे नया या सबसे बाद में आने वाला वेद है। इसमें देखिएगा कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब आएगा, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब आएगा। तो देखिएगा ये सबसे नवीनतम है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना, ठीक है ना, वसी, ठीक है ना, यानी वसीकरण ये सब आ जाएगा। अरे समझ, यानी काला जादू इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काला जादू वगैरह। काला जादू कैसे कैसे किया जाता है ये सब आ जाएगा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है बाबू, ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेदों को अपौरुष माना गया है, वेदों को अपौरुष माना गया, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वेद का निर्माण पुरुष नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, खुद ईश्वर किए हैं। अपौरुष का मतलब हुआ इसका निर्माण कौन किया है, ईश्वर ने किया है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा वेद मौखिकी होता है, यानी वेद कैसा होता है, यहाँ पे वेद लिखा गया, वेद होगा, ठीक है ना। वेद मौखिक होता है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बुक वगैरह में हर चीज लिखा हुआ होता है, तो वेद मौखिक होता है, ठीक है ना, कि गुरु अपने शिष्य को सुनाता है, वो सुनकर, ठीक है ना, फिर किसी और को सुनाता है, फिर किसी और को सुनाता है, ठीक है ना। वेद क्या होता है, मौखिक होता है। वर्तमान में वेदों का संकलन, ठीक है ना, गुप्त काल में किया गया है। यानी हम लोग अगर देखिएगा कि वेद क्या है, मौखिक था, लेकिन अब हम लोग वेद खरीदिएगा तो किताब में लिखा गया कि नहीं लिखा गया है, लेकिन कभी ना कभी उसको मौखिक था, उसको संकलन किया होगा बुक में, ग्रंथ में। ये गुप्त काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है बाबू। हम लोग अभी जो वेद खरीदेंगे, ठीक है ना, तो वो गुप्त काल में जो संकलित हुआ था वो वाला वेद हम लोग को मिलेगा, क्योंकि पहले तो वेद क्या था, मौखिक ही था। इसको लिपिबद्ध करने का काम किया है महर्षि, ठीक है ना, कृष्ण द्वैपायन। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इसको लिपिबद्ध करने का काम किया था। जब मौखिक था तो इसको क्या किए, लिपिबद्ध, यानी लिपि में इसको लिखने का काम किए। भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद कहा जाता है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिएगा चारों वेद संकलन को संहिता कहा जाता है। समझ आ रहा है ना, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, चारों को सम्मिलित रूप से संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। वही देखिएगा प्रथम तीन मतलब ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, ठीक है ना, इसको मिला के कहेंगे त्रैवेद। क्या कहेंगे? त्रैवेद कहेंगे। आ रहा समझ में? चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य कहिए या इसको वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कहिए या इसको कहिए बाबू वैदिक साहित्य। तो इसमें देखिएगा कि वैदिक साहित्य में, ठीक है, हम लोग क्या क्या इसमें आएगा। इसमें देखिएगा आएगा आएगा इसमें वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, ठीक है ना, या सॉरी उपवेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, महाकाव्य आएगा, अरण्यक आएगा, वेदांग आएगा और पुराण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सब मिलकर क्या वेद, ठीक है ना, उपवेद, आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, क्या ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है, महाकाव्य, आरण्यक, उसके बाद वेदांग और पुराण पुराण, इतना मिलने के बाद बनता है क्या आपका वैदिक साहित्य। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना, इसमें एक एक करके देखिए, ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से आपको पढ़ा रहे हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक चीज आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो शायद आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आएगा आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है ना, इससे आगे आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो वो देखिए तो